हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकेम। इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल मैंने बनाया है ताकि मैं नीट के लिए बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लेक्चर्स बना सकूं और इस लेक्चर से आपका फ़ायदा हो। जैसे कि आप सभी को पता है, नीट 2023 मई में होने वाला है, 7 मई को। तो 7 मई की एग्ज़ाम के लिए तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ बायोलॉजी। इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे ऐड करने हैं, ये मैं आप सबको आज बताने वाला हूँ। हाँ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूँ जिसमें बहुत सारे शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि यार इतना ज़्यादा बायोलॉजी है तो शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे, और शॉर्ट नोट्स भी इफेक्टिव होने चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट नोट्स के लिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जैसे कि आपको पता है, नीट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका 14 to 20% वेटेज है आपके नीट एग्जाम में बायोलॉजी का। तो चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये आप सभी को पता है, आप सबने पढ़ा होगा, जैसे 12th का टॉपिक है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसकी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, चलिए मैं बताता हूँ। बहुत अच्छे शॉर्ट नोट्स है ये, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। जैसे कि इनहेरिटेंस में क्या आता है, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए आरएनए होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर जेनेटिक मटेरियल, है ना। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल होते हैं। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। तो वायरसेस में क्या होता है, आरएनए होता है, और जो हम होते हैं ना, हमारे इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डीएनए। आरएनए मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर। जैसे कि आप सभी को पता है कि देर आर फ्यू टाइप्स ऑफ आरएनए। जैसे कि मैसेंजर आरएनए में क्या होता है, एमआरएनए। एमआरएनए इज कॉल्ड एज मैसेंजर आरएनए। जैसे हमें पता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए से डीएनए बनाते हैं, डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन बोला जाता है। रेप्लिकेशन से हम बनाते हैं आरएनए, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से बनाते हैं हम प्रोटीन। प्रोटीन को जब बनाते हैं उस प्रोसेस को बोल जाता है ट्रांसलेशन। तो जब हम प्रोटीन बनाते हैं तो हम यूज करते हैं मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। तो एमआरएनए से क्या बनता है, आप प्रोटीन बना सकते हो। ओके, तो हमारे बॉडी में जो सेल्स में जो होता है प्रोटीन मशीनरी, उसको राइबोसोम बोला जाता है। अब देखो शॉर्ट नोट्स बनाने का वे क्या है। तो इस टॉपिक में जो भी, इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे बस लिखने वाले हैं, या आपको ऐसे नोट्स बनाने हैं। ये सैंपल है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको नोट्स शेयर कर दूंगा। नाउ मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे द डीएनए। डीएनए सबको पता है, डीएनए है तो हम है, राइट। हम जैसे दिखते हैं सब कुछ डीएनए के ऊपर डिपेंड है। द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, जैसे कि जिसमें पेंटोस शुगर होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है, राइट। तो ये न्यूक्लियोटाइड में आता है। जैसे कि इस पे क्वेश्चन आया था, जैसे इस नोट्स में देखो 2019 नीट में क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक पे। अब देखो क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स और पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स। पहला आता है नाइट्रोजनस बेस, जिसमें आपका एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमिन, ये डीएनए में होता है। एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये आरएनए में होता है। ये डीएनए का पार्ट था और ये आपका कैसा है, आरएनए का पार्ट है, राइट। ये हो गया आपके नाइट्रोजनस बेसिस। अब हमें पता है कि ए हमेशा टी के साथ बाइंड होता है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जी हमेशा सी के साथ बाइंड होता है डीएनए में। ए हमेशा यू के साथ बाइंड होता है आरएनए में, और जी हमेशा सी के साथ बाइंड होता है विद ट्रिपल बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये जो बॉन्ड पाई बॉन्ड नहीं, ये बॉन्ड क्या होते हैं, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको चारगाव्स रूल्स के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं ना। दूसरा पार्ट क्या आता है आपके डीएनए में या न्यूक्लियोटाइड्स में, पेंटोस शुगर। ये राइबोस शुगर होती है। पेंटोस शुगर में कौन सी, राइबोस शुगर, जिसमें 5 मेंबर रिंग होते हैं, ये राइबोस शुगर होती है। यहाँ पे हम कुछ ग्रुप लगा सकते हैं जो शुगर का पार्ट है। राइबोज इन आरएनए एज वेल एज डीऑक्सी राइबोज इन डीएनए। तो राइबोज किस में होता है, आरएनए में होता है। डीऑक्सी राइबोज किस में होता है, डीएनए में होता है। डीऑक्सी मतलब यहाँ पे डीएनए में एक ऑक्सीजन कम हो जाता है, लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन, लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन देन आरएनए। तो डीएनए में क्या होता है, ऑक्सीजन लेस होता है एज कम्पेयर टू आरएनए। ओके, चलिए हम आगे पढ़ने वाले, जस्ट ये शॉर्ट नोट्स है, हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले इस टॉपिक्स को।
बायोलॉजी बहुत अच्छा टॉपिक है नीट के लिए। जैसे कि एक ऐसा भी कंसेप्ट आता है कि 360 में से 340 प्लस मार्क्स कैसे ले, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फॉस्फेट ग्रुप की। फॉस्फेट ग्रुप होता है तभी आप उसको क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हो। न्यूक्लियोटाइड एक होता है और न्यूक्लियोसाइड होता है। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। जैसे कि देखो, मैं बस आपको सैंपल बता रहा हूँ कि नोट्स कैसे बनाने हैं। अभी यहीं पे देखो, नाउ नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है इट इन प्यूरिन्स, प्यूरिन्स में आता है एडेनाइन एंड ग्वानाइन। और पायरिमिडिन में आता है आपका साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। Thymine is also called as 5-methyl. Thymine is also called as 5-methyl uracil, present only in DNA, and uracil only in RNA. Okay? थाइमिन क्या होता है आपका, सॉरी, थाइमिन आपके डीएनए में होता है, राइट। थाइमिन डीएनए में होता है। और 5-methyl uracil, दैट इज यूरासिल, यूरासिल ये हमारे आरएनए में होता है, ये हमारे आरएनए में होता है, राइट। 5-methyl uracil हमारे आरएनए में होता है। डीएनए में क्या होता है, थाइमिन। और आरएनए में क्या होता है, 5-methyl uracil, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली यूरासिल। ओके, थाइमिन आपके डीएनए में होता है और यूरासिल आपके आरएनए में होता है। इतना याद रखना, थाइमिन डीएनए में होता है और यूरासिल आरएनए में होता है। A nitrogenous base is linked to the pentose sugar through N-glycosidic linkage to form nucleoside. नाइट्रोजनस बेस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, इस कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर। न्यूक्लियोसाइड्स इन आरएनए, एडेनिसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन एंड यूरिडीन, आरएनए में ये होता है। और डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी साइटिडीन एंड डीऑक्सी थाइमिडीन। अब देखो, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं आपको एक चीज भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे भी गए थे। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यूज हैज एडिशनल ओएच ग्रुप प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन इन द राइबोज। बट डीएनए में क्या होता है, ये ओएच ग्रुप नहीं होता है। टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टू फॉर्म डाइन्यूक्लियोटाइड। जब भी कोई डाइन्यूक्लियोटाइड बनता है तो उसमें क्या बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है। अब इस पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे क्वेश्चन आया था एआईपीएमटी 2010 में। एआईपीएमटी 2010 में, ऑल इंडिया प्री मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। व्हेन मोर न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड इट फॉर्म्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड अगर कंबाइन हो जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। देखो नोट्स का ब्यूटी देखना, आपके नोट्स कैसे बने हुए हैं, बिल्कुल सिंपल नोट्स हैं और बहुत अच्छे नोट्स हैं। शॉर्ट नोट्स आपको रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट है। नो, ये देखो 5 प्राइम है फॉस्फेट ग्रुप और एक आपका यहाँ पे 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ऐसे बहुत सारे चेन मिला के आपका क्या बन जाता है, डीएनए। जब भी डीएनए बनता है तो डीएनए में दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होती है। एंटी पैरेलल मतलब देखिए, अगर आपका ये स्टैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम जा रहा है तो दूसरा स्टैंड क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अगर यहाँ पे ए होगा तो इस स्टैंड पे दूसरे पे टी होता है। अपोजिट बेसिस यहाँ पे जाके बाइंड होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोला जाता है उसको। चारगाप्स रूल से आपको पता चलेगा। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, अब सभी को पता है डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। अब डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आपको लिखने हैं नोट्स में और इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे देखना, नाउ फ्रेडरिच मिशर in 1869 identified DNA and named it as nuclein. James Watson and Francis Crick's 1953 proposed double helical model of DNA. कभी कभार नीट में आपको ये ईयर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इट वॉज बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस बाय मॉरिस विल्किंसन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन। इनका भी काम था। जैसे बेसिकली हम बोलते क्या है कि वैटसन एंड क्रिक मॉडल होता है डीएनए का, बट कुछ लोगों ने और भी इनके साथ काम किया था। DNA is made up of 2 polynucleotide chains coiled in a right-handed fashion, right? दो polynucleotide से बनता है और वो right-handed fashion में होता है। Its backbone is form of sugar, phosphate. The bases projects inside. Okay, तो इसका backbone क्या होता है, ये sugar से बनता है, phosphate से बनता है, right? Polynucleotide. The two chains have anti-parallel polarity. That is, one chain has polarity 5 prime to 3 prime, and another chain has 3 पाइप टू 5 प्राइम। अब ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, एआईपीएमटी 2008 में पूछा गया था। देखो नोट्स में कैसे डिजाइन किया नोट्स को। एआईपीएमटी 2008 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि वो कौन से टाइप के दो स्टैंड्स होते हैं और वो पैरेलल होते हैं कि एंटी पैरेलल होते हैं। एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाएगा, दूसरा कैसा जाएगा आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम। चलिए आगे चलते हैं। द बेसिस इन टू स्टैंड्स आर पेयर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स
फॉर्मिंग बेस पेयर्स दैट इज एटी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसमें होते हैं। कंफ्यूजन नहीं करना है, वो पाई बॉन्ड नहीं होते। एटी मतलब जो डबल बॉन्ड है वो आपका क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सी इज बाइंड विथ जी दैट इज विथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट 2 साल पहले नीट 2020 में। नीट 2020 का क्वेश्चन है ना, तब कोविड स्टार्ट हो गया था। नीट 2020 का क्वेश्चन है ये ना। चलिए आगे देखते हैं। प्यूरिन कम्स अपोजिट टू पाइरिमिडिन, दिस जनरेट्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। तो प्यूरिन क्या होता है, पाइरिमिडिन के अपोजिट होता है, और वो क्या करता है, 2 स्ट्रैंड्स का डबल हेलिक्स बनाता है। इरविन चारगाफ्स रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने सभी ने पढ़ा है और अच्छा पॉइंट है। इरविन चारगाफ्स, इन डीएनए द प्रोपोर्शन ऑफ ए इज इक्वल टू टी, राइट, बिल्कुल करेक्ट है। ए का प्रोपोर्शन डी के इक्वल होना चाहिए एंड द प्रोपोर्शन ऑफ जी इज इक्वल टू सी। ओके, तो ए इक्वल टू टी होता है और जी ट्रिपल बॉन्ड लगा के आप सी बनाते हो। अब देखो जैसे कि ये आपको एक डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब इसमें आप अगर देखोगे ए के साथ क्या बाइंड है, टी, टी के साथ बाइंड होगा ई, जी के साथ बाइंड होगा सी, और सी के साथ क्या होगा, बाइंड जी, राइट, हाँ जी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। देखो कितना बढ़िया नोट्स है, अगर आप देख रहे हो। आपको अगर ये नोट्स मतलब चाहिए तो मैं आपको रिवीजन सेशन में करवा दूंगा बिल्कुल, और आप इस नोट्स को कॉपी भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, या अदरवाइज मैं क्या बोल सकता हूँ, ए प्लस जी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोलता है मैं चारगाप्स रूल। चारगाप्स रूल क्या बोलता है कि भाई ए हमारा टी के साथ बाइंड होता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और जी हमारा सी के साथ बाइंड होता है विद ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ट्रिपल बॉन्ड मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपके नोट्स में ये फॉर्मूला होना चाहिए। ये हमारा यूट्यूब नया यूट्यूब चैनल है, इसमें आप केमिस्ट्री में खुद पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी में मैं खुद पढ़ाऊंगा। ओके, आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर ऑफ केमिस्ट्री, आई हैव कंप्लीटेड माई बैचलर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी। ओके, इवन दो आई हैव कंप्लीटेड माई फार्मेसी। तो आपको यहाँ पे नीट के लिए जो भी लगेगा वीडियोस मटेरियल हो गया, या फिर आपका जो भी कंसेप्चुअल नॉलेज आता है, कंसेप्ट बढ़ाने हैं, बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया आपका, इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, यहाँ पे सब कुछ कवर करने वाला। बॉटनी हो गया, जू हो गया। मोस्ट ऑफ दिस बच्चों को डर लगता है बायोटेक्नोलॉजी का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का डर लगता है कि कैसे हम इसको करेंगे। ये बिल्कुल सही वाले टॉपिक है। बायोकेमिस्ट्री पार्ट आता है आपके, इसमें बायोमोलिक्यूल्स भी आता है। तो ये सारी चीज़ हम इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ने वाले हैं। ओके, कुछ डिफरेंसेस आपको बनाने होते तो डिफरेंशिएशन को आप ऐसे बना सकते हो, जैसे कि अगर एक बैक्टीरियोफेज है, समझ लो कि 570 174 एक बैक्टीरियोफेज होता है, हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स इसमें होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्बडा हैज 48502 बेस पेयर्स, ई कोलाई हैज 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स। ई कोलाई है ना, इश्चेरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया होता है। Now haploid contains human DNA is 3.3 into 10⁹9 बेस पेयर्स। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हमारे नीट के एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बन सकता है। नाउ लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल्स टू, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स। तो जितने बेस पेयर्स है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स, उसको मल्टीप्लाई करना है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स से। आगे हम देखेंगे कि ये नोट्स कैसे लगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि मैं आपके लिए और नोट्स डिजाइन कर सकता हूँ। नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ह्यूमन में बेस पेयर्स कितने होते हैं, 6.6 इंटू 10⁹9। हेंस द लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁹9 इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁹9, दैट इज 2.2 मीटर इन ई कोलाई। ये ई कोलाई के डीएनए का लेंथ मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल्स टू 1.36 mm, तो 1.36 इंटू 10⁻³ मीटर हो सकता है। द नंबर ऑफ बेस पेयर्स इज इक्वल टू, अगर कैलकुलेशन करोगे तो 4 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं इकोलाई में, राइट। तो ऐसे कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स आपको बनाने होते हैं। जैसे थोड़ा सा डिजिटलाइज नोट्स है ये। एडेनाइन हमारा टी के साथ बाइंड होता है, ग्वानाइन हमारा साइटोसिन के साथ बाइंड होता है। ये आपका डबल हेलिकल डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये आपके बेस पेयर्स होते हैं, और ये आपका शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है। इसको क्या बोला जाता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, जो डीएनए को स्ट्रेंथ देता है। या 2 डबल हेलिकल स्ट्रैंड्स के बीच में क्या होता है, आपका एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थायमिन के बेस पेयर्स बाइंड हो जाते हैं। नाउ पैकेजिंग ऑफ डबल हेलिक्स, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट आपके नोट्स में आना चाहिए, पैकेजिंग ऑफ डबल हेलिक्स।
In prokaryotes, example E. coli, the DNA is not scattered throughout the cell. DNA being negatively charged, hence is held with some positively charged proteins and form nucleate. मतलब ऐसा है कि E. coli जो होता है उसमें जो आपका DNA होता है निगेटिवली चार्ज होता है, उसको हेल्ड करने के लिए हमें सम पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स के साथ बाइंड करके उसको न्यूक्लिएट बोला जाता है. In eukaryotes, there is a set of positively charged basic proteins called as histones. यूकैरियोट्स में क्या होता है, हिस्टोन्स होते हैं. हिस्टोन्स आर रिच इन पॉजिटिवली चार्ज बेसिक अमीनो एसिड्स रेसिड्यू लाइसिन एंड अर्जिनाइन. जैसे अगर आप देखोगे लाइसिन इज बेसिक अमीनो एसिड एज वेल एज अर्जिनाइन इज बेसिक अमीनो एसिड. अगर आप बायोमोलिक्यूल्स की बात देखते हो तो अर्जिनाइन इज मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड. ये बहुत ज्यादा बेसिक अमीनो एसिड होता है, मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड इन नेचर. ओके, बायोमोलिक्यूल्स का पार्ट भी यहाँ पे थोड़ा बहुत आ जाता है. नाउ 8 हिस्टोन्स फॉर्म हिस्टोन ऑक्टेमर. ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस नोट्स में कलेक्ट करके ये नोट्स बनाई गई है. निगेटिवली चार्ज डीएनए इज wrap अराउंड हिस्टोन ऑक्टेमर टू गिव न्यूक्लियोसोम. ये देखिए, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, नीट 2017 में पूछा गया था. अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स 200 बेस पेयर. टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर. Therefore, the total number of nucleosomes in human is equals to 6.6 into 10 to the power 9 and 3 into 3, 3.3 into 10 to the power 7, which is equals to 200. तो 200 हो जाते हैं. ओके, 200 बेस पेयर हो जाते हैं. किसमें होते हैं, टिपिकल न्यूक्लियोसोम में कितने होते हैं, 200 बेस पेयर हो जाते हैं. Now, nucleosomes constitute the repeating unit to form chromatin. Chromatin is the thread-like strain bodies. Nucleosomes in chromatin is equals to बेड्स ऑन स्ट्रिंग. ये क्वेश्चन पूछा गया था AIPMT 2011 में. क्रोमेटिन इज पैक्ड एज क्रोमेटिन फाइबर विच आर कॉइल्ड एंड कंडेंस एट मेटाफेज स्टेज टू फॉर्म क्रोमोसोम्स. क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन इज पैक्ड एज अ क्रोमेटिन फाइबर विच आर कॉइल्ड एंड कंडेंस एट मेटाफेज. मेटाफेज में कंडेंस हो जाता है एंड क्रोमोसोम बनाता है. Now, higher level of packaging chromatin requires non-histone chromosomal proteins. NHC मतलब क्या होता है, non-histone chromosomal proteins. तो ऐसे आपको नोट्स बनाने, तो आपके नोट्स में बिल्कुल सारी चीजें होनी. जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हिस्टोन ऑक्टेमर होता है, हिस्टोन ऑक्टेमर. ओके, फिर देखो द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल. ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट भी आपके नोट्स में होना चाहिए. अब कैसे बनाते हैं कि देखो, स्मूथ एस स्ट्रेन होता है आपका, हैज पॉलीसैकेराइड म्यूकस कोट, कैन कॉज न्यूमोनिया. न्यूमोनिया किससे होता है, स्मूथ एस स्ट्रेन से होता है. रफ आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट, नो म्यूकस कोट, डज नॉट कॉज न्यूमोनिया. इससे न्यूमोनिया नहीं होता है. अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, न्यूमोनिया होने के लिए क्या चाहिए, स्मूथ स्ट्रेन जो वायरुलेंट होता है, और न्यूमोनिया किससे नहीं होता, रफ स्ट्रेन जो वायरुलेंट नहीं होता है, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन से होता है. अब जैसे कि यहाँ पे देखना एक्सपेरिमेंट है, एस स्ट्रेन को अगर मैं माइस में इंजेक्ट करता हूँ तो माइस डाई फ्रॉम न्यूमोनिया. बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि एस स्ट्रेन वायरुलेंट होता है, राइट, स्मूथ स्ट्रेन. अगर मैं आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट करता हूँ तो माइस लाइव, नो न्यूमोनिया. एस स्ट्रेन हीट किल्ड, इंजेक्ट इनटू माइस, माइस लाइव. अगर एस स्ट्रेन को हीट करके कर लिया हमने तो मतलब उसमें जो भी रहेगा वो किल हो जाएगा, उसको माइस में इंजेक्ट करने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला. एस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन लाइव इंजेक्ट इनटू माइस, माइस डाई. देखो एस स्ट्रेन क्या किया हमने, हीट किल किया, और माइस में आर स्ट्रेन लाइव डाल दिया, तो वो क्या, उसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा आपका माइस यहाँ पे डाई होने वाला है. तो ये पॉइंट भी अच्छा है, इस पॉइंट पे भी नीट में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. नो, आगे देखते इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या. ही कंक्लूडेड दैट सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर फ्रॉम हीटिंग kills S strain to R strain. It enabled R strain to synthesize smooth polysaccharides coat and transform R strain into virulent form. This must be due to the transfer of genetic material. तो हुआ क्या, S strain जो हीट किल था उसने क्या किया, R strain मतलब R strain वहाँ पे पॉलीसेक्राइड कोट ट्रांसफॉर्म हो गई और वो वायरुलेंट बना. ट्रांसफॉर्म R strain into virulent form. दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक. इससे क्या पता चला भाई, एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ, माइस में इंजेक्ट किया तो माइस भी क्या हो गया, माइस का डेथ हो गया या माइस डाइज. बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये प्रिंसिपल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जैसे कि देखो, ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैक्लियड एंड मैकलेन मैकर्टी वर्क टू डिटरमाइन बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट.
तो इन साइंटिस्ट को आपको याद रखना पड़ेगा किसने किसने क्या काम किया था। दे डिस्कवर दैट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए यूजिंग प्रोटियोज एंड आरएनएस डिड नॉट अफेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ये प्रोटीन्स और आरएनए ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं करते। सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट प्रोटीन और आरएनए, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस प्रोटीन और आरएनए नहीं है इनके एक्सपेरिमेंट से, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो बोला जाएगा। दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स लाइक प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए from heat killed S cells using suitable enzymes to determine which among them is responsible for the transformation। तो इन्होंने क्या किया, कुछ बायोकेमिकल्स को प्यूरिफाइड किया from heat killed S cells using some enzymes। Now digestion of DNA and with DNA's inhibited transformation, it means that DNA caused transformation of R cells to S cells, that is DNA was not transforming principle। तो इस प्रिंसिपल का ये बोलना था। फिर आपका आता हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट इसको बोला जाता है। इसमें भी देखोगे आप नीट 2027 में क्वेश्चन आता है, कंटेनिंग रेडियो एक्टिव सल्फर के बारे में पूछा गया था। राइट, इस नोट्स में आपको सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वैसे डीएनए वर्सेस आरएनए। अब देखो नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रोवाइड द म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन बोथ डीएनए आरएनए आर एबल टू म्यूटेट। सही है, ये क्वेश्चन पूछा था नीट 2016 में। जैसे अगर आप देखोगे केमिकल एंड स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी होते हैं आपके डीएनए में, एबिलिटी टू एक्सप्रेस मेंडेलियन कैरेक्टर्स, ये दोनों के प्रॉपर्टीज हो गए। अब देखिए, रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए डबल स्टैंडर्ड, प्रेजेंस ऑफ थाइमिन, absence of 2'OH sugar। रीजन फॉर म्यूटेबिलिटी ऑफ आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड, प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल, प्रेजेंस ऑफ 2-हाइड्रोक्सी शुगर। अब यहाँ पे देखना, आपके डीएनए में OH अब्सेंस होता है और आपके आरएनए में OH प्रेजेंट होता है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आरएनए इज अनस्टेबल, सो आरएनए वायरसेस फॉर एग्जांपल क्यूबी बैक्टीरियोफेज हो गया, टोबैको मोज़ेक वायरस हो गया, इट्स म्यूटेड एंड इवॉल्व फास्टर। DNA strands are complementary. On heating, they separate in appropriate conditions. They come together. In Griffith experiment, some properties of DNA of the heat-killed bacteria did not destroy, and it indicates the stability of DNA। मतलब DNA stable होता है as compared to RNA। यही इस experiment का बोलना था। For the storage of genetic information, DNA is better due to its stability। DNA को आप storage कर सकते हो, है ना, stem cells वगैरह storage किए जाते हैं। But the transmission of genetic information, RNA is better। देखो, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आरएनए इज बेटर होता है, आरएनए क्या होता है, बेटर हो जाता है। आरएनए कैन बी डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। नाउ डीएनए इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल सही है। विदाउट आरएनए आप प्रोटीन नहीं बना सकते हो, क्योंकि क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए आपको लगता है, मैसेंजर आरएनए लगता है, विदाउट आरएनए हम प्रोटीन सिंथेसाइज ही नहीं कर सकते हैं। राइट, ओके। नाउ आरएनए वर्ल्ड ऑफ आरएनए, it can act as genetic material and catalyst, essential life process, metabolism, translation, splicing, etc. RNA was the first genetic material। DNA evolved from RNA for stability। DNA RNA से इवॉल्व होता है फॉर स्टेबिलिटी। और टाइप्स ऑफ आरएनए अगर आप देखोगे, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको नीट में पूछा जाता है। ना सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, उसको सेंट्रल डोगमा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी बोला जाता है। इट इज प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक। इट स्टेट दैट द जेनेटिक फॉर्मेशन फ्लोज डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। ये पूछा गया था नीट 2013 में। कब पूछा गया था? नीट 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से आपका प्रोटीन बनता है, इसी को बोलते हैं सेंट्रल डोगमा ऑफ इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्रोटीन सिंथेसिस। इन सम वायरसेस फ्लो ऑफ फॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, वायरसेस में हो जाता है, उसी को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसी को क्या बोला जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नाउ डीएनए रेप्लिकेशन एक चीज आती है, डीएनए रेप्लिकेशन में क्वेश्चन पूछा गया था एआईपीएमटी में 2000 में। क्वेश्चन क्या था? मैथ्यू मेल्सन्स एंड फ्रैंकलिन स्टेल 1958 एक्सपेरिमेंटली प्रूव सेमी कंजर्वेबल मॉड्यूल ऑफ डीएनए। ये पूछा गया था आपको एआईपीएमटी 2000 में क्वेश्चन। मेसलसन एंड स्टार्स एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को भी आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा, शॉर्ट नोट्स में ये दिया है बिल्कुल सही से। ये इनका एक्सपेरिमेंट, इन पे क्वेश्चन कब आया था? टेलर एंड कलीग्स परफॉर्म सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स ऑन विशिया फाबा या फाबा बीन्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको नीट 2016 में। देखो क्वेश्चन भी आपको हो रहा है इसमें, इस नोट्स में आपको क्वेश्चन भी पता चल रहा है
साथ में इंफॉर्मेशन भी दी, बिल्कुल सही से सीक्वेंस वाइज नोट्स बनाए, बिल्कुल एक फ्लो में नोट्स बने हुए हैं। द मशीनरी एंड एंजाइम फॉर रेप्लिकेशन, कौन से एंजाइम्स रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये बिल्कुल इस तरीके से आपको लिखना है। सारी चीज़ें आपको नोट्स में बनानी है, जो जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना उसको आपको नोट्स में बनाना है। ओके, अब जैसे देखो कि द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू स्ट्रैंड्स बाय एन एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज पे क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2017 में। ओकाजाकी फ्रेगमेंट कौन से एंजाइम से ज्वाइन किए जाते हैं? दिस न्यू स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड। इस स्ट्रैंड को क्या बोल देते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये हो गया आपका डीएनए पॉलीमराइजेशन, या उसको डुप्लीकेशन बोल देते हैं, रेप्लिकेशन बोल देते हैं। ट्रांसक्रिप्शन आता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? आपका आरएनए का फॉर्म होना, है ना। इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू द आरएनए। मतलब डीएनए का कन्वर्जन आरएनए में करना, उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको नोट्स में रखना है। बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। तो ऐसे आपको नोट्स बनाने होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स क्या होते हैं, उसके बारे में आपको नोट्स में लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे कि स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का क्या होता है, ये 3' 5' ये क्या होते हैं, सीक्वेंसेस क्या होते हैं, दोनों स्ट्रैंड अपोजिट होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन, है ना। ये सारी चीज़ें आपको इस नोट्स में रखनी। टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में। इनिशिएशन क्या होता है, इलोंगेशन क्या होता है, इनिशिएशन पे क्वेश्चन पूछा गया था 2003 में। इनिशिएशन के बारे में पूछा गया था, इनिशिएशन कैसे होता है। साइलेंट फिजिशन ऑफ जेनेटिक कोड में देखो ट्रिपलेट कोड के बारे में पूछा गया था 2003 में क्वेश्चन। एआईपीएमटी 2019 में पूछा 9 में पूछा गया था क्वेश्चन। फिर यहाँ पे देखो इन कंटिन्यूस फैशन एआईपीएमटी 2009 में पूछा गया। एआईपीएमटी फिर से जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, ये ऐसा बोला गया था 2009 में। A single amino acid is represented by many codons except AUG for methionine and UGG for tryptophan। ये दो अमीनो एसिड्स होते हैं। methionine is sulfur containing amino acid and tryptophan is aromatic amino acid। such codons are called as degenerate codons। degenerate codons पे क्वेश्चन पूछा था 2013 नीट में। genetic code is unambiguous and specific, that is one codon specify only one amino acid, right। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एआईपीएमटी 2010 में। देखो कैसे कैसे नोट्स आपको बिल्कुल बनाने हैं। AUG हैज अ ड्यूअल फंक्शंस, इट कोड्स फॉर मेथोनाइन एज वेल एज एक्ट्स एज इनिशिएशन कोडॉन या इनिशिएटर कोडॉन। नीट फर्स्ट 2016 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो फिर हरगोविंद खुराना डेवलप द केमिकल मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेस होमो पॉलीमरेज एज वेल एज कोपॉलीमरेज। म्यूटेशंस एंड जेनेटिक कोड पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। और ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स जस्ट स्प्लाइसिंग आता है। द एक्शन ऑफ स्प्लाइसिसोम टू रिमूव इंट्रॉन्स फ्रॉम HNRNA एंड एक्सॉन्स आर जॉइन टुगेदर। ये क्वेश्चन पूछा गया, इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा था AIPMT 2012 में। देखो नोट्स कैसे बनाने होते हैं, शॉर्ट नोट्स हो गए, कोइंसाइज नोट्स हो गए, ऐसे आपको बनाने थे। द अडेप्टर मॉलिक्यूल हो गया, जैसे कि आपको ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये आपका tRNA का स्ट्रक्चर है। द tRNA इज कॉल्ड एज अडेप्टर मॉलिक्यूल बिकॉज इट हैज एन एंटी-कोडॉन लूप दैट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंटेड टू द ईच कोडॉन टू द कोडॉन। एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड टू विच अमीनो एसिड्स बाइंड्स। एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है जहाँ पे अमीनो एसिड उसके बाइंड होते हैं। एंजाइम बाइंडिंग लूप होता है फॉर इनिशिएशन, देयर इज अनदर tRNA कॉल्ड एज इनिशिएटर RNA। There are no tRNAs for stop codons। Secondary 2D structure of tRNA looks like Clorlip model। Clorlip model पे क्वेश्चन पूछा था 2004 में AIPMT। The 3D structure is looks like inverted L, ये क्वेश्चन पूछा था AIPMT 2000 में। तो ऐसे आपको नोट्स बनाने होते हैं। शायद आपको ये नोट्स पसंद आ रहे होंगे। कैसे नोट्स को सिंस ये किया है, ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस, चार्जिंग ऑफ tRNA इनिशिएशन होता है, फिर इलांगेशन प्रोसेस होता है, फिर टर्मिनेशन प्रोसेस होता है। अब इन प्रोसेस के बारे में आपको शॉर्ट में बनाना है कि इसमें कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस टॉपिक में देखनी है। टर्मिनेशन में देखोगे कि नीट 2018 में क्वेश्चन आया था। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओप्रॉन कंसेप्ट हो गया, ये भी आपको एक बार ओवरलुक करना है। ओप्रॉन कंसेप्ट हो गया कि इसका एक्चुअल फिनोमिनॉन क्या है, इस पे क्वेश्चन आया था AIPMT 1998 में। कर्नाटका नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगर आप देखोगे नीट 2013 नीट
2001 में कि रेगुलेशन ऑफ लैक ओपरॉन बाय रिप्रेसर इज कॉल्ड एज नेगेटिव रेगुलेशन, ऐसा पूछा गया था। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी क्या होता है, इस पे ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गोल्स ऑफ एचजीपी क्या होते हैं, देखो यहाँ पे हाईलाइटेड करके आपको बिल्कुल बना के दिए हैं। इस पे क्वेश्चन आया था नीट 2019 में। तो बेसिकली आज के इस वीडियो का मेरा एक एम था कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको मैंने आज आपको बता दी हैं। बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इस पे देखो एआईपीएमटी कर्नाटका 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका जो है स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, इस पे क्वेश्चन आया था जो नीट 2016 में क्वेश्चन आया था। हाइब्रिडेशन यूजिंग रेडियोएक्टिव लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब, नीट 2016 में क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछे थे 16 में। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने आज कवर करवा दिए कि कैसे नोट्स बनाने हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर टेक्निक पे क्वेश्चन आया था। तो ये सारी चीज़ें हमने आज यहाँ पे डिस्कस की। कौन सा टॉपिक था हमारा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। चैनल नया है, हम ग्रो करेंगे बिल्कुल आपके साथ। आपका जो नीट 2023 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्टली शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने, कैसे टॉपिक को रिवीजन करना, ये सारी चीज़ हम इस चैनल पे देखने वाले हैं। इस चैनल पे आपको बायोलॉजी के भी वीडियोस मिलेंगे, केमिस्ट्री के भी वीडियोस मिलेंगे। दोनों वीडियोस मैं ही बनाने वाला हूँ, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल तैयारी करिए। आपका एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला, अभी आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम भी है, तो आप बिल्कुल फोर्स से जितना हो सके मन से पढ़ाई करो, है ना। जितना हो सके उतना मन से पढ़ाई करो ताकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। बायोलॉजी में 340, 350, 360 भी जा सकते हो, 340 प्लस मार्क्स आराम से मिल सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। आई होप आपको समझ गया हो। चलो, थैंक यू। तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें और जितना हो सके उतना वीडियो शेयर करें। थैंक यू।